आपको विश्वविद्यालय डिग्री दे रहा है और परमात्मा आप सबके अंदर वह योग्यता, क्षमता, प्रतिभा ऐसी दे ताकि भारत को एक सशक्त, स्वाभिमानी और स्वावलंबी भारत बनाने में आप अपना योगदान कर सकें। यह मैं प्रार्थना और जैसा मैंने कहा कि जो भी यह डिग्री आज हासिल हुई है वह आपके अथक परिश्रम का ही यह परिणाम है, आपके लगन का यह परिणाम है। और मैं इस विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति और समस्त प्राध्यापक गण को भी बधाई देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की स्थापना 1996 में हुई थी और इतने कम समय में इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को जो आपने प्रतिष्ठा दिलाई है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं भी फिजिक्स का छात्र रहा हूं और मैं जानता हूं कि सामान्यतः विश्वविद्यालयों में पुरानी परंपरा रही है, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज होते हैं, जो पारंपरिक विषय होते हैं, उन्हीं की पढ़ाई होती है। लेकिन इतने कम आयु के विश्वविद्यालय को जिस तरीके से आपने इन्वायरमेंटल साइंस और साथ ही साथ अप्लाइड एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, ऐसे कई आपने विषयों पर शिक्षा प्रारंभ की है, इसकी मैं सराहना करता हूं। लेकिन मैं इस विश्वविद्यालय परिवार के समक्ष मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं आज यदि मंच पर उपस्थित हूं तो मैं एक अपराध बोध से ग्रसित हूं, गिल्टी कॉन्शियस। वैसे जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि मुझे डीलिट की उपाधि से विभूषित किया जाएगा तो मैंने आदरणीय कुलपति जी से को यह संदेश भेजा था कि मैं यह उपाधि प्राप्त करने के योग्य नहीं हूं। यह उपाधि मुझे प्राप्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैं यहां पर आया तो कुलपति महोदय ने कहा कि नहीं, आपको उपाधि लेनी पड़ेगी। और विश्वविद्यालय परिसर में यदि मैं खड़ा हूं और यदि मैं कुलपति के आदेश को न मानूं तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी अवमानना है। उन्होंने कहा कि आपका समाज में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपने भिन्न भिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, अथवा इस उत्तर प्रदेश की एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में जो आपने जिम्मेदारी निभाई है वह आपका समाज के लिए कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं बच्चों में कहना चाहता हूं, यह हमारा कोई योगदान नहीं है। ईश्वर ने जो मेरे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, जो दायित्व का बोध दे रखा है, भिन्न भिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए उस दायित्व का हमने निर्वहन किया है, अपने कर्तव्य का पालन किया है। हमारी ये क्षमता नहीं है कि मैं समाज को कुछ दे सकूं, हमारी ये क्षमता नहीं है कि मैं कुछ समाज को दे सकूं, बल्कि समाज ने ही मुझे देकर कुछ बनाया है। यह बात मैं विश्वास के साथ में कर सकता हूं। समाज का कंट्रीब्यूशन हमें बनाने में है, मैं समाज को नहीं बना सकता। लेकिन फिर भी आपने यह उपाधि हमको दी है और मैं कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय का पूरा परिवेश मैं देख रहा था और कुलपति महोदय जब बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि क्या क्या कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किए। सचमुच मैं उससे प्रभावित हुआ। स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम मैं समझता हूं कि इसके पहले कभी भी इस प्रकार से इसे मिशन के रूप में और अभियान के रूप में किसी विश्वविद्यालय में भारत में नहीं दिया गया। क्या मेरे बच्चों आपको यह नहीं लगता है झाड़ू लगाना ये छोटा काम माना जाता था?
सिर पर बोझ उठाना यह छोटा काम माना जाता था। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान में ये स्वच्छता मिशन लॉन्च करने के बाद एक ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं और सबको यह संदेश देने में कामयाबी हासिल की है, कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम का एक अपना महत्व होता है। चाहे वो प्रधानमंत्री का काम हो, चाहे राष्ट्रपति का काम हो, चाहे किसी का काम हो, हर काम का महत्व होता है। काम के कारण कोई व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं हो सकता है। व्यक्ति जीवन में यदि बड़ा होता है, उसका कद यदि बड़ा होता है, तो उपाधियों के कारण भी, डिग्रीज के कारण भी उसका कद बड़ा नहीं होता है। अब आपके बारे में अथवा हमारे बारे में अथवा किसी के बारे में स्वाभाविक है कि किसी कार्यक्रम में यदि आमंत्रित किया जाएगा तो प्रशंसा की जाएगी, बहुत सारे एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाएगा, शब्दों के भी अलंकार होते हैं, उन शब्दों के अलंकारों का प्रयोग किया जाएगा और किसी को ठीक ठाक तरीके से लोगों के सामने पेश करने की जरूरत होती है। कोई पेश करना चाहता है अपने को तो आप देखते होंगे कि बाकायदे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर और जितनी अधिकतम डेंटिंग, पेंटिंग, सेंटिंग हो सकती है वह सब करके ही समाज के सामने वो अपने को प्रस्तुत करता है। लेकिन मेरे बच्चों, जीवन में ध्यान रखना कि मनुष्य अपने जीवन में शब्दों के अलंकारों से अलंकृत होकर कभी विभूषित नहीं हो सकता। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों के माध्यम से ही विभूषित। इस हकीकत को जीवन में मत भूलना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर यह विश्वविद्यालय है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में मैं जानता हूं, इस विश्वविद्यालय परिवार के बच्चे बच्चे को जानकारी निश्चित रूप से होगी, इसलिए विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन शायद इसकी भी आप सबको जानकारी होगी कि सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी, यदि सचमुच समाज में जो अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए लोग हैं, जो डिप्राइव्ड है, डिप्रेस्ड है, डिस्पोजेस्ड है, ऐसे सारे लोगों को यदि सचमुच आप ऊपर उठाना चाहते हो तो कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिस शिक्षा के माध्यम से सोशल इंपावरमेंट भी हो सकता है और इकोनॉमिक इंपावरमेंट भी हो सकता है और समाज के अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति को ऊपर उठाया जा सकता है। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा। और ज्ञान एक ऐसी निधि है, एक ऐसी पूंजी है, आज से नहीं, भारतीय वांग्मय है। हमारे भारत के जितने प्राचीन धर्मशास्त्र हैं, यदि उनके पन्नों को पलटकर यदि आप देखो तो आप भी इस नतीजे पर पहुंचोगे कि सबसे बड़ी निधि मनुष्य के जीवन की यदि कोई मानी गई है तो शिक्षा, ज्ञान की मानी गई है। सबसे बड़ी निधि इसे माना गया है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में, भारतीय वांग्मय में कहा है, विद्वानः सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। और मैं कह सकता हूं कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह में कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार में जो कुछ भी रहते हुए। लेकिन जब कभी भी मैं किसी विद्वान को अपने सामने देखता हूं तो एक सम्मान के साथ मेरा मस्तक स्वाभाविक रूप से उसके सामने झुक जाता है। विद्वत्ता का एक महत्व होगा, उसे कोई नकार नहीं सकता। यदि आपने इतिहास पढ़ा होगा और यदि आपको स्मरण होगा तो आप जानते होंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब एक बड़े इकोनॉमिक रिसेशन, एक आर्थिक मंदी के दौर से जब गुजरना पड़ा था ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन ने अपने सभी मंत्रालय और विभागों का जो फंड एलोकेशन होता है, जो धनराशि स्वीकृत होती है, उसमें कटौती करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन बच्चों, उस समय भी अंग्रेजों ने यह सोचा कि इस आर्थिक संकट से यदि हम इस ब्रिटेन को यदि निजात दिलाना चाहते हैं तो एक ही तरीका हो सकता है, जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनके बजट में कटौती नहीं की जानी चाहिए। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बजट में एक भी पैसे की कटौती नहीं की गई थी, बल्कि वह
इतना बड़ा महत्व होता है। मैं यह मानता हूं कि यह विडंबना है हमारी शिक्षा व्यवस्था की। हमारी शिक्षा व्यवस्था कुछ वेस्टर्नाइज हो गई है, पाश्चात्यकरण हो गया है। बच्चों, इस बात को बराबर ध्यान रखना है। और मैं आपसे भी यह निवेदन करूंगा, और मैं तो सारी देश की शिक्षण संस्थाओं से निवेदन करना चाहता हूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो मैकाले ने भाषण दिया था कि भारत के लोगों को अपनी यदि जड़ों से यदि काटना चाहते हो तो एक ही तरीका है कि उनकी भाषा से अलग कर दो, उनकी संस्कृति से अलग कर दो। और यदि वह किया जा सकता है तो केवल अंग्रेजी के माध्यम से किया जा सकता है। यह ब्रिटिश पार्लियामेंट का भाषण है। और मैं वाइस चांसलर साहब से कहूंगा, अंग्रेजी कोई बुरी नहीं है, भाषा कोई गलत नहीं होती है, भाषा कोई बुरी नहीं होती है, बोलना भी कोई गलत नहीं है। सभी भाषाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन जो कुछ भी ज्ञान और विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी इस विश्व में है, वह केवल अंग्रेजियों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। यह धारणा, यह एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके मन से समाप्त होना चाहिए मेरे बच्चे। आपको यह भी जानकारी होगी, और आज मैं दावे के साथ एक फिजिक्स का स्टूडेंट होने के नाते मैं कह सकता हूं कि जो ज्ञान और विज्ञान, जो साइंस और टेक्नोलॉजी भारत के पास थी, भारत के पास है, वह साइंस और टेक्नोलॉजी विश्व में किसी के पास नहीं है। जीरो का कंसेप्ट इस विश्व को यदि किसी ने दिया है तो भारत ने दिया है। ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, एलजेब्रा का बेसिक कंसेप्ट यदि किसी ने पूरे विश्व को दिया है तो भारत ने दिया है। ऐसा आयरन, ऐसा लोहा जिस पर जंग न लगे, यह किसी ने पहली बार यदि बनाया है तो भारत ने बनाया है, दुनिया के किसी दूसरे देश ने बनाया। मैं पिछली बार किसी शिक्षण संस्था में लखनऊ में बोलने के लिए गया था, तो मैंने कहा था कि हमारे देश के ज्ञान और विज्ञान का कितना बड़ा महत्व है। यहां पर साइंस के स्टूडेंट्स हैं ना, जरा हाथ उठाइए, कितने लोग हैं? आप सबने हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी पढ़ा है कि नहीं? हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, उसकी चर्चा मैं एक विश्वविद्यालय में कर चुका हूं, लेकिन आपके सामने भी करना चाहता हूं। बच्चों, आपको जानकारी नहीं होगी, लोग समझते होंगे कि यह बेसिक कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी का यदि किसी ने दिया था तो हाइजेनबर्ग ने दिया था। यह सच नहीं है। मिस्टर हाइजेनबर्ग ने एक अपने ऑस्ट्रेलियन मित्र डी.सी. स्कोपरा, शायद ये पुस्तक यहां की लाइब्रेरी में होगी, उसमें लिखा है कि जब मैंने मिस्टर हाइजेनबर्ग से ये पूछा कि ये बतलाओ प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी का बेसिक कंसेप्ट तुम्हें कहां से मिला था, तो हाइजेनबर्ग ने यही कहा था कि जब मैं रविंद्रनाथ टैगोर के साथ वेदांत पर चर्चा कर रहा था तब मुझे उसका बेसिक कंसेप्ट मिला था, और वहीं से हमने ये प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी एक नए सिद्धांत का इजाद किया। अद्भुत है भारत, भूला नहीं जा सकता। इसके प्रति एक गौरव का भाव हमारे मन के अंदर होना चाहिए, स्वाभिमान का भाव हमारे मन के अंदर होना चाहिए। या मैं बराबर अपने बच्चों से यही अनुरोध करता हूं, यह भाव किसी भी सूरत में, मन से किसी भी सूरत में नहीं निकलना चाहिए। बातें बहुत सारी हैं, किन किन चीजों की चर्चा करूं? जैसे शिक्षा, आपने विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है, कुलपति महोदय ने आपको डिग्री दी है, लेकिन आपने देखा, आपसे यदि मैं एक सवाल करूं, क्या इस पूरे कन्वोकेशन, इस दीक्षांत समारोह की थीम क्या है? क्या कोई बच्चा बतलाएगा? कोई हमारा नौजवान खड़ा होगा? इस पूरे कन्वोकेशन की थीम क्या है? पूरे दीक्षांत समारोह की थीम मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अभी अभी कुलपति महोदय ने कहा है कि सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, माता पिता गुरु का आदर करो। यही इस दीक्षांत समारोह की थीम है। आपने वर्षों तक यहां शिक्षा तो हासिल की है, लेकिन शिक्षा से ही मनुष्य अपने जीवन में परफेक्ट नहीं बन सकता है, पूर्ण नहीं बन सकता है।
परफेक्ट बनने के लिए मनुष्य के जीवन में दीक्षा की सबसे अहमियत है, जिसे संस्कार कहते हैं। और आप ये बहुत सारे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव बच्चे, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव, तथाकथित प्रगतिशील, जो नहीं जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेसिव लोग यह भी मानते हैं कि यह दीक्षा, संस्कार, इन सब सारी चीजों का मनुष्य के जीवन में महत्व क्या है। लेकिन ध्यान रखना एक बात, आप देखते होंगे कि भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में नवयुवकों की, भारत तो इस मामले में सौभाग्यशाली है कि 65% से अधिक की आबादी दुनिया में यदि किसी देश के पास नवयुवकों की है तो केवल और केवल भारत में है। लेकिन यहां पर भी दो धाराएं चल रही हैं, दो धाराएं चल रही हैं। एक धारा है, वह भी ज्ञानी है, उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शिक्षा ली है, इंजीनियरिंग की शिक्षा ली है, हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन आज वह आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, वह विध्वंस को जन्म दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे भारतीय मूल और भारत के रहने वाले ऐसे भी हमारे नौजवान हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सर्जरी, मेडिकल में भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। ऐसे भी नौजवान क्यों, ऐसा क्यों है? अंतर है संस्कारों का, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा संकट है। इसलिए मनुष्य के जीवन में दीक्षा का, संस्कारों का ये बहुत बड़ा महत्व होता है। और वैसे देखा जाए तो इस समय हमारे देश के शिक्षण संस्थाओं की स्थिति का जहां तक सवाल है, आप शायद जानते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि एक वीवॉक्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टेस्ट सर्वे, वीवॉक्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टेस्ट सर्वे ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि भारत के केवल 34% ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो कि एम्प्लॉयबल हैं, जिनको जो कि रोजगार जिनको दिया जा सकता है, ऐसे लोग हैं। ये कोई कम चिंता का विषय नहीं है। लेकिन पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी गवर्नमेंट ने अलग से इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए और ऐसे ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स के स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से एक मिनिस्ट्री हम लोगों ने बनाई है। और मैं बधाई देना चाहता हूं यहाँ के कुलपति जी, यहाँ के पूरे विश्वविद्यालय परिवार को कि उन्होंने भी यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है, ताकि बच्चों के हाथों को रोजगार मिल सके। और मैं यह भी इस परिवार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी नौजवानों के व्यक्तित्व का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कैसे हो सकता है इस विश्वविद्यालय परिषद में, यहाँ का माहौल देखने के बाद मैं ये बात कह रहा हूं। शायद अन्यत्र यदि किसी शिक्षण संस्था को संबोधित करना होता तो न कहता। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, लॉप साइडेड डेवलपमेंट पर्सनालिटी का नहीं होना चाहिए। कैसे होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट? व्यक्ति को रोजगार भी चाहिए, व्यक्ति को के मान सम्मान की रक्षा भी होनी चाहिए, उसके बुद्धि को ज्ञान भी चाहिए, और साथ ही साथ आत्मा को भगवान भी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं मैं तो बिल्कुल नास्तिक हूं, भगवान का कोई मतलब नहीं है। मान लो नास्तिक है, लेकिन इस हकीकत को साइंस और टेक्नोलॉजी आज की नहीं स्वीकार कर सकती कि कहीं ना कहीं कोई एक सुपर पावर है जो होल यूनिवर्स का संचालन करने का काम कर रहा है। इस हकीकत को कैसे कोई टाल देगा? नहीं टाल सकता। और इस पर तो मैं यदि कोई घंटे भर बहस करे तो मैं बहस करने के लिए मैं तैयार हूं। आप उसको गॉड कहिए, आप इसको भगवान कहिए, आप उसको ईश्वर कहिए, आप उसको खुदा कहिए, आप उसको अल्लाह कहिए, आप उसको ईसा मसीह कहिए, कहीं ना कहीं एक सुपर पावर है जो होल यूनिवर्स का संचालन करने का काम कर रहा है। तो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए यह आवश्यक है कि तन, मन, बुद्धि, आत्मा, चार चीजों को मिलाकर यह मनुष्य बना हुआ है। तन माने शरीर। शरीर का सुख कैसे मिलेगा? जब हर नागरिक को पहनने के लिए अच्छे वस्त्र मिले,
खाने के लिए अच्छा भोजन मिले, कपड़े मिले, चलने के लिए वाहन मिले, यानी अन्य जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं, जो एक प्रारंभिक सुविधाएं होती हैं, वह सब प्राप्त हों, वह धन से मिलेगा। तो धन कहां से आएगा? धन आएगा रोजगार से। तो हर व्यक्ति को रोजगार कैसे मिले ताकि उसके तन के सुख के लिए, धन के सुख के लिए धन दान मिल सके। रोजगार चाहिए तभी धन मिलेगा। मन है, यहाँ पर गरीब परिवार की माताओं की कोख से पैदा हुए भी बच्चे यहाँ पर मौजूद होंगे। मैं कहूँ बड़े से बड़ा राजा महाराजा आकर ये कहे तुम गरीब हो, झोपड़ी में रहते हो, तुम्हें खाने के लिए एक समय की सूखी रोटी नहीं मिलती है, चलो तुम्हारे नाम से मैं राजमहल लिख देता हूं। लेकिन शर्त यह होगी, जब सुबह बिस्तर से सोकर उठोगे तो तुमको इसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामने वाली सड़क पर खड़ा करके धीरे धीरे तुम्हारी खोपड़ी पर 2 चांटे लगाए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि भले ही गरीब मां की कोख से क्यों न पैदा हुआ हो, भले ही झोपड़ी में क्यों न रहता हो, भले ही एक समय खाने के लिए सूखी रोटी न मिलती हो, उसका स्वाभिमान जाग उठेगा और राजा को ललकारते हुए कहेगा, ए राजा, तुम्हारे राजमहल को मैं पैरों से ठोकर मारता हूं लेकिन अपनी खोपड़ी पर कभी झुका नहीं। बच्चों, यह होती है स्वाभिमान की भावना। हर व्यक्ति का मान सम्मान स्वाभिमान कैसे सुरक्षित रहे, यह स्वाभिमान व्यक्ति का भी होता है, समाज का भी होता है, राष्ट्र का भी होता है। और यही राष्ट्रीय स्वाभिमान था कि चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह और खुदीराम बोस जैसे नौजवानों ने भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी को फंद को चूम लिया था। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो हर तन के सुख के लिए धन धान दे सके, हर मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान दे सके, हर बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान दे सके। प्रिंसिपल ऑफ आर्मडीज आपने पढ़ा होगा। यूरेका यूरेका बोलते हुए जब वह टब के बाहर जब दौड़ने लगा तो उसे जिस सुख की प्राप्ति हुई थी वह तन का, शरीर का सुख नहीं था, वह मन का सुख नहीं था। जिस चीज की तलाश वह कर रहा था वह मिल गया था, वह सुख ज्ञान का सुख था, ज्ञान का सुख था। तो तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए। चौथी चीज आत्मा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि आत्मा है कहाँ। मैं मानता हूं छात्र होने के नाते विज्ञान का कि यह आत्मा का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई वजन नहीं है, देखी नहीं जा सकता। लेकिन घर में आप अपने देखते होंगे, कोई माँ कोई बहन अपने एक मासूम 1.5 साल के छोटे बच्चे को घर में छोड़कर 10 दिन के लिए घर से बाहर चली जाए और 10 दिनों के बाद वह माँ या बहन जब घर में वापस लौटती है और उसका छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ माँ 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 कहकर जिस समय माँ की ओर दौड़ता है और माँ उस बच्चे को जमीन से उठाकर जिस समय अपने सीने से लगा लेती है, तो माँ को जिस सुख की प्राप्ति होती है मेरे दोस्तों, वह शरीर का सुख नहीं होता है, वह मन का सुख नहीं होता है, वह बुद्धि का सुख नहीं होता है, यह आत्मा सुख होता, आत्मा का सुख होता है। इसे ही आत्मीय सुख कहते हैं। विराट के साथ समाज के साथ यदि आप आत्मिक हो गए, आपका सुख बड़ा हो जाएगा। समाज से आगे बढ़कर आप पूरे देश के लिए, देश के साथ यदि आप अपने को आत्मीय रिश्ता जोड़ लिया, आपका सुख बड़ा हो जाएगा। पूरे विश्व के साथ जोड़ लिया तो आपका सुख और बड़ा हो जाएगा। और शायद इसीलिए हमारे ऋषियों और मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम की घोषणा की थी कि भारत में रहने वाले लोग ही एक परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले, चाहे किसी जाति पात पंथ और मजहब को मानने वाले क्यों न हो, सभी एक परिवार के सदस्य हैं। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। भारत मन बड़ा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, दोनों। आर्थिक विकास भी होना चाहिए, भौतिक विकास भी होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। सिस्टम एजुकेशन का ऐसा होना चाहिए कि हर तन के सुख के लिए धन धान मिल जाए, हर मन के सुख के लिए मान सम्मान मिल जाए,
हर बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान मिल जाए और हर आत्मा के सुख के लिए भगवान मिल जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कितना बड़ा मन था। महात्मा गांधी के एक आग्रह पर, इस राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कितना बड़ा फैसला किया था, उसको आप अच्छी तरह जानते हैं। यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने फैसला कर लिया होता, जैसे पाकिस्तान की मांग उठ रही थी अलग से पाकिस्तान बनना चाहिए मजहब धर्म के आधार पर, उन्होंने फैसला कर लिया होता तो आज भारत की हालत क्या होती। मन बड़ा था, मन बड़ा था। बड़े मन से ही बड़ा काम किया जा सकता है। और आज जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर सभा, आपने सभागार का नाम रखा है कुलपति महोदय, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ही कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता है, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता है। तो बच्चों, बराबर अपने जीवन में ध्यान रखना, काम करना है तो बड़े मन के साथ काम करना। मैं दावे के साथ कहता हूं, बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करने से तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये बात मैं विश्वास के साथ, दुनिया के दूसरे देशों में आप जैसे नौजवान क्या कमाल कर रहे हैं। सुनीता विलियम्स, भारत की मूल की रहने वाली, उसका नाम आपने सुना। कल्पना चावला, जब वो आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं तो अपने आप हम लोगों का मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे युवक और युवतियां दुनिया के दूसरे देशों में पड़े हैं। मैं तो ईश्वर से अंत में यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि ईश्वर आप लोगों के अंदर भी वह क्षमता दे, ताकि आप भी भारत को बनाने में पूरे विश्व कल्याण की दृष्टि से आप अपना अधिकतम योगदान कर सकें। पुनः इसी के साथ आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना निवेदन समाप्त करना। धन्यवाद महोदय। आपके भाषण के संबंध में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इस अद्भुत देश के अद्भुत गृह मंत्री का वास्तव में यह भाषण भी अद्भुत था। मित्रों, अब हमारा कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है और इस कड़ी में अब मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे बीच उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री राम नाईक जी भी विराजमान हैं और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि और अभी जिन्होंने इस विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है और आप सब ने उनका सारगर्भित भाषण सुना है, ऐसे भारत के माननीय गृह मंत्री डॉक्टर राजनाथ सिंह जी, कुलपति प्रोफेसर सोपती जी, लखनऊ के महापौर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, इस विश्वविद्यालय के प्रारंभ में जिन्होंने बहुत सहयोग दिया है, ऐसे पूर्व सांसद लालजी टंडन जी, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, शिक्षकगण, पत्रकार मित्र और उपाधि प्राप्त विद्यार्थीगण, भाई और बहनों,
मुझे 1:09 में भाषण प्रारंभ करना था, क्योंकि हमको मिनट टू मिनट प्रोग्राम दिया गया था। ज्यादा कुछ नहीं, केवल 1 घंटे की ही देरी हुई है। और मुझे 5 मिनट में मेरा संबोधन पूरा करना है। मैं देख रहा हूं कितना सारगर्भित भाषण आपने सुना है। उपाधि प्राप्त होने के बाद आपका पेट भी भर गया होगा, लेकिन मुझे घर में जाकर खाना खाना है। इसलिए मैं आपको विश्वास देता हूं कि मैं 5 मिनट से लंबा भाषण नहीं करूं, और आपके संयम को मैं प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आज आपको उपाधि प्राप्त हुई है, एक नया जीवन आपका प्रारंभ होगा। और ऐसे नए जीवन में आपको कड़ी स्पर्धा करनी होगी। स्पर्धा 2 प्रकार की होती है। एक अंतर्गत स्पर्धा होती है, जो हमने देखा कि अपने में से कई विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल मिल गया, और मैं बैठे बैठे आंकड़े लिख रहा था, तो मेरे ख्याल में आया कि आज जो यहाँ स्पर्धा हुई है, गोल्ड मेडल्स मिले हैं, वह गोल्ड मेडल 36 छात्रों को मिला है और छात्राओं को 32 मिला है। तो छात्र छात्राओं का एक संघर्ष और सुखद संघर्ष यहाँ देखने के लिए मिला है। मैं छात्रों को कहूँगा, जरा संभालिए खुद को, नहीं तो अगला दीक्षांत समारोह में ये सब लड़के आपके आगे चले जाएंगे। और मैं छात्राओं का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि राजनीति में तो 33% का आरक्षण की बात चली है, लेकिन आप 50 से आगे जा रही है, और इसलिए मैं छात्राओं का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। इतना सुंदर सारगर्भित भाषण सुनने के बाद मैंने 5 पढ़ने का लिख कर लाया था, लेकिन मैं वो आपके सामने बोलने वाला नहीं हूं, पढ़ने वाला नहीं हूं। मैं तो केवल आपको स्पर्धात्मक जीवन के लिए आगे कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके मैं 4 मूल मंत्र आपको देना चाहता हूं। और वो 4 मूल मंत्र मेरे नहीं हैं, मैंने मेरी बीकॉम की परीक्षा 1954 में पास की, मतलब अब 60 साल हो गए। अब 60 साल के पहले, उस समय पर ये मैनेजमेंट साइंस नहीं था, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, तो हमारे जो अकाउंटेंसी ऑडिटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने हमको जो कहा वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि मैं आज यहाँ राज्यपाल के नाते खड़ा हूं, देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का मैं राज्यपाल करके खड़ा हूं, तो उन्होंने जो हमको 4 मंत्र दिए, उसके आधार पर खड़ा हूं। तो 4 मंत्र मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा, और उसके कारण आपके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, और जीवन की स्पर्धा में वही आगे जा सकता है जिसका व्यक्तित्व अच्छा होता है, प्रभावी होता है। तो प्रभावी व्यक्तित्व के लिए पहला मंत्र है स्माइल, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल।
मुस्कुराते रहो। अब ताली बजाने के बाद मैंने कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपने अपने आईने में चेहरा देखे और थोड़ा मुस्कुरा के देखे तो कैसा अच्छा लगता है। आप देखते भी होंगे, पहले केवल लड़कियां ही देखती थी, अब लड़के भी आईने में देखते हैं। लेकिन ऐसे मुस्कुराते समय अब आप घर में जाएंगे और कोई कारण से माँ बाप का कभी कभी होता है, बर्तन को बर्तन लगता है, आवाज होता है, माँ बाप का झगड़ा चल रहा है और उनके सामने आप मुस्कुराते जाएंगे और कहेंगे कि राम नाईक ने हमको कहा है मुस्कुराते रहो। तो कब क्या करना यह आपने समझना चाहिए। दूसरा मंत्र उन्होंने हमको ये बताया कि एप्रिशिएट एप्रिशिएट एंड एप्रिशिएट। जो कोई अच्छा काम करता है उसका आप गुणवर्णन करने, गुणगान करना सीखो। अपने बड़ा है, उन्होंने अच्छा काम किया, तब भी अच्छा कहने सीखो। अब आपके कुलपति ने कितना लंबा भाषण किया, लेकिन उन्होंने अपने विश्वविद्यालय का गुणगान किया और ये संस्था कैसी है और आपको किस प्रकार से ज्ञान दिया है और आगे कल किस प्रकार से चलने वाले हैं। तो जो छोटा है वह भी गुणगान कर सकता है, जो बड़ा है वह भी गुणगान कर सकता है, जो अपना सहयोगी है वह उसका भी गुणगान कर सकता है। और इसलिए कोई अच्छी बात होती है तो जो अच्छी बात को अच्छा कहना सीखता है वही आगे जा सकता है। और इसलिए ये दूसरा मंत्र है, एप्रिशिएट एप्रिशिएट एंड एप्रिशिएट। तीसरा मंत्र उन्होंने हमको बताया, डोंट बिलिटिल अदर्स। किसी को छोटा मत दिखाओ। आदमी को होता है, अहंकार आता है, मेरा पहला नंबर आ गया, मुझे गोल्ड मेडल मिल गया, खुशी करो, आनंद करो। लेकिन ये कहते कहते अपने घर वालों को ये कहना कि माँ मुझे पहला नंबर मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, 90% मार्क मिले हैं, लेकिन वो बाजू वाली लड़की 24 घंटे पढ़ाई करती थी, लेकिन माँ मेरा नंबर पहला है। अब क्या बाजू वाली लड़की का नाम लेकर क्या फायदा है? उससे अवमानना आप करते हो। आपको 90% मार्क मिले हैं, लेकिन उसको नंबर 2 पर मिले हैं 89.9%। 0.1% से वो पीछे रह गई। किसी की अवमानना करने से आप बड़े नहीं हो सकते हैं। आप बड़े होंगे जब आगे बढ़ते जाओगे, तब बड़े रहेंगे। और इसलिए किसी की अवमानना करने से आप बड़े नहीं होते हैं। ये उन्होंने बताया नंबर 3 का मंत्र। और चौथा बताया, देयर इज ऑलवेज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप जो भी काम करते हो वो अधिक अच्छा करने का एक रास्ता होता है, वो रास्ता ढूंढते रहो। और जो अन्य लोगों से और अच्छा काम करता है वही आगे जा सकता है। अब यहाँ ड्रेस कोड की हमने वाइस चांसलर्स के मीटिंग में चर्चा की और बात में मैंने कह दिया कि भाई ये जो गणवेश है वो बहुत पुराना है, ये वार्डरोब क्या है, वो टोपी गिरती है नहीं गिरती है। ऐसा कहते कहते मैंने कहा कि भाई इसमें कुछ सुधार करो। अब आप देखते हैं कि वो टोपी चली गई। अब टोपी चली गई, उसका किसी को दुख नहीं है। लेकिन अब यहाँ गोल्ड मेडल देते समय लड़कियों के गले में वो जो गोल्ड मेडल डालते थे कितना सुंदर दिखता था। सब बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। नहीं तो पहले वो गिरता था, बराबर नहीं जाता था। और इसलिए छोटी छोटी बात में से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और जो छोटी छोटी बात करते आगे बढ़ेगा वही आगे जाएगा। और इसलिए आज जो आपने यहाँ प्रार्थना की है और शपथ ली है
कि आप सत्य बोलेंगे, अच्छा काम करेंगे। ये सारी शपथ जीवन में आगे याद रखो और केवल याद नहीं तो उसके अनुसार व्यवहार करना सीखो। और ये व्यवहार करते समय यदि 4 मंत्र मैंने जो आपको बताए तो आप सबसे आगे जा सकते हैं। सबसे आगे जाने का यह जो काम है वो आप जीवन में करते रहो। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको फिर एक दफे मैं शुभेच्छा देता हूँ अच्छा जीवन में प्रगति करने के लिए। और जैसे पहले कहा जाता था, शुभास्ते पंथः, शुभास्ते पंथः। धन्यवाद महामहिम जी। आपके आशीर्वचनों से सीख लेते हुए मैं और समय व्यतीत नहीं होने दूंगा और कुल सचिव महोदय जी को से आग्रह करता हूं कि वे सभी गणमान्य अतिथियों का आभार व्यक्त करें एवं दीक्षांत समारोह समापन हेतु कुलपति महोदय से निवेदन करें। उस सचिव महोदय। धन्यवाद सर। परम श्रद्धेय राज्यपाल महोदय श्री राम नायक जी, माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, विशिष्ट अतिथि श्री लालजी टंडन जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, कुलपति प्रोफेसर आशीष शोभती सर, प्रबंध परिषद के सदस्य, विद्वत परिषद के सम्माननीय सदस्य डॉक्टर मंजू शर्मा मैडम, इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य सज्जन स्वजन विद्यार्थियों का मैं अभिनंदन करती हूँ। आकाश के नक्षत्रों की भांति दीप्तिमान मंचस्थ विभूतियों की उपस्थिति में धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने का सुअवसर ही अत्यंत गौरव का क्षण है। सर्वप्रथम मैं माननीय राज्यपाल महोदय श्रद्धेय श्री राम नायक जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से न केवल विश्वविद्यालय परिवार को अनुग्रहित किया अपितु अपने आशीर्वचनों से शिक्षकों को शिक्षा के प्रति समर्पण एवं सतत उत्थान की ओर प्रेरित किया। आपके स्पर्धात्मक जीवन संबंधित 4 मंत्र हमें सदैव याद रहेंगे। मैं आपको कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसी कड़ी में मैं अगाध श्रद्धा एवं कृतज्ञता के साथ मैं अपनी और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हमारे माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अत्यंत समयाभावों के उपरांत हमारे आग्रह को स्वीकार कर दीक्षांत भाषण देने की सहमति प्रदान की एवं आज यहाँ उपस्थित होकर हम सभी को गौरवान्वित किया। यही नहीं, उन्होंने मानद उपाधि स्वीकार कर विश्वविद्यालय परिवार को सम्मानित होकर हमारा मान बढ़ाया। मैं आपको हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ सर, तथा कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फिलॉसफी तन मन बुद्धि आत्मा सुख के बारे में दिए गए आपके उपदेश हम सभी को सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे, इसका आश्वासन देती हूँ। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री लालजी टंडन जी की विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं अत्यंत आभारी हूँ कि आपकी उपस्थिति में हमें सदैव प्रेरणा एवं संबल प्राप्त होता रहा है। आशा है कि भविष्य में भी आप हमारी प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। आपको धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। इस श्रृंखला में विशिष्ट अतिथि और लखनऊ के महापौर आचार्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को हृदय से आभार एवं धन्यवाद देती हूँ। विश्वविद्यालय के कुलपति परम आदरणीय पद्मश्री आचार्य डॉक्टर रणवीर चंद्र शोभती जी की नैतिक प्रयासों एवं प्रेरणादायी नेतृत्व, यह दीक्षांत समारोह जिनके नेतृत्व में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, इसके लिए मैं हृदय से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। मानद उपाधि से सम्मानित विभूतियाँ श्री राजनाथ सिंह जी एवं डॉक्टर मंजू सिंह जी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनकी उपस्थिति से विश्वविद्यालय परिवार का सम्मान बढ़ा है। धन्यवाद ज्ञापन की श्रृंखला में प्रबंध परिषद के माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह जी, डॉक्टर वाजपेयी जी, विद्वत परिषद
वित्त समिति, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र छात्राओं, मेधावियों के परिजन एवं यहाँ उपस्थित गण्यमान्य महानुभावों एवं पत्रकार बंधुओं का आभार एवं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। अब इससे पहले कि नेशनल एंथम हो, उन मेधावियों को जिनको गोल्ड मेडल मिला है, प्लीज डायस पे अजीब फटाफट मेडल पहन के, अपना मेडल पहन के आप लोग ऊपर आ जाए, मंच पर आ जाए। हाँ, कुछ बैठ जाओ, कुछ पीछे खड़े हो जाओ, फटाफट, टेक 2 मिनट्स ओनली। सत्र 12-13 के लोग आगे बैठ जाएं और 13-14 के पीछे चले जाएं। 12-13 शैक्षणिक वर्ष के गोल्ड मेडलिस्ट आगे बैठ जाएं और 13-14 वाले पीछे खड़े हो जाएं। 12-13 के आगे बैठ जाएं, 13-14 के पीछे खड़े हो जाएं। जल्दी करो। अरे यार बस अब आप लोग अपने स्थान पर चले जाएं, प्लीज अपने स्थान पर चले जाएं। शीघ्र अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें, प्लीज। अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, पहुंचे। मित्रों, अब प्रोग्राम के अंत में राष्ट्रगान होगा, इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और इसी मुद्रा में बने रहें जब तक कि शोभा यात्रा इस प्रेक्षागृह से बाहर न चली जाए। तो आप लोग अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, उसके बाद राष्ट्रीय गान होगा, शोभा यात्रा चली जाएगी, उसके बाद ही आप अपने स्थान से हटिएगा। राष्ट्रीय गान प्लीज। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। धन्यवाद। प्लीज अपनी अपनी जगह पर आप लोग खड़े रहें।